हेलो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी शानदार चल रही होगी। मेरे दोस्तों, एनसीईआरटी का ये कारवा हम निरंतर जारी रखे हुए हैं और आज हम एनसीईआरटी का जो क्लास 8 है उसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। पिछले 3 चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्लास 6 की, क्लास 7 की एनसीईआरटी के सारे चैप्टर हमने कवर कर दिए हैं। आपके इसी यूट्यूब चैनल पर समयपत पीसीएस एकेडमी में वो पढ़े हुए हैं, जाइए और उसे अभी देखिए और अपने नॉलेज को और गेन करिए। साथियों, ये एनसीईआरटी बहुत ही खास है आपके सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो टेट का एग्ज़ाम हो, पेट का एग्ज़ाम हो, नेट का एग्ज़ाम हो, रेलवे, एसएससी, बैंक या पीसीएस या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए एनसीईआरटी बहुत ही अहमियत रखती है। इसलिए हमें ये एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत इत्मीनान से पढ़ना है और साथ साथ इसके नोट्स बनाते भी आप चलिएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इसमें क्या क्या लिखा है मैं सब कुछ लेकर के आया हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत होना, बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में जो छोटा नागपुर का जंगल है, छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, आप इसको गूगल करिए, इसको देखिए। मैं हिंट दे देता हूँ कि झारखंड के पास है। ठीक है, इसको एक बार गूगल में देखिए, इसकी लोकेशन कहाँ है। छोटा नागपुर के जंगलों और गाँवों में एक युवा आदिवासी नेता का नाम तेजी से फैलने लग गया था। ये नेता थे बिरसा मुंडा। ये बिरसा मुंडा जी, मुंडा जनजाति के लोग उन्हें केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं मानते थे, बल्कि उन्हें मानते थे कि ये ईश्वर के दूत हैं और अपने समाज का उद्धार करता समझते थे। कौन समझता था? जो मुंडा जनजाति के लोग थे। उनका विश्वास था कि बिरसा मुंडा जी में अलौकिक शक्तियां हैं, मतलब चमत्कारिक शक्तियां हैं बिरसा मुंडा जी में। बिरसा मुंडा जी कोई आम या सामान्य पुरुष नहीं है। वो मानते थे कि बिरसा मुंडा जी में चमत्कारिक शक्तियां हैं, अलौकिक शक्तियां हैं, जो बीमारों को ठीक कर सकती है और लोगों के दुख को दूर कर सकती है और आदिवासी समाज को शोषण से मुक्त करा सकती है, क्योंकि आदिवासी समाज में उसमें बहुत ज़्यादा शोषण होता था। धीरे धीरे हजारों लोग उनके अनुयायी बन गए, यानी कि फॉलोअर्स बनना शुरू हो गए और बिरसा मुंडा जी के सभाओं में वो लोग आने लग गए। उनके संदेश, यानी जो बिरसा मुंडा जी बोलते थे, उसको वो सभी लोग फॉलो करने लग गए थे। बिरसा मुंडा जी ने सभी लोगों से कहा था कि वे अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपने धर्म की रक्षा करें तथा उन बाहरी लोगों का विरोध करें जो उनके अधिकार छीन रहे हैं। बिरसा मुंडा जी अपने अधिकारों को लेकर के लोगों को ये प्रेरित करते थे कि भाई देखो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो, अपनी संस्कृति को बचाओ, अपनी परंपरा को बचाओ, अपने धर्म की रक्षा करो। यही कारण था कि उनका आंदोलन केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जागरण का भी आंदोलन था। आगे हम देखेंगे कि बिरसा मुंडा जी ने कितना अहम रोल निभाया अपनी संस्कृति को बचाने में, अपनी परंपरा को बचाने में। बिरसा मुंडा जी का उद्देश्य केवल अंग्रेजों को हटाना ही नहीं था, वे चाहते थे कि आदिवासी समाज फिर से उसी सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीवन व्यतीत करे जैसा अंग्रेजों के आने से पहले हुआ करता था। बिरसा मुंडा जी चाहते थे कि जो अंग्रेज जब आ गए थे तो उन्होंने हर क्षेत्र में अपना इंटरफेयर किया था, चाहे वो जनजाति समाज हो, चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे वो ग्रामीण समाज हो, चाहे वो शहरी समाज हो। तो बिरसा मुंडा जी चाहते थे कि जो जनजाति समाज है, जो आदिवासी समाज है, वो सर उठा के जिए, वो किसी के गुलाम बन के ना जिए, किसी के अधीन जीवन ना जिए। इसलिए बार बार वो सबको प्रेरित करते थे कि भाई विद्रोह करो। विद्रोह मतलब ऐसा करो कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी परंपरा को बचाने के लिए, अपने वैल्यूज़ को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए। और ये केवल अंग्रेजों को हटाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा जो स्वर्ण युग है उसको पाना हमारा उद्देश्य है। और स्वर्ण युग क्या है? हमारा सम्मान और स्वतंत्रता के साथ हमारा जीवन व्यतीत हो। ठीक, अब इस चैप्टर का जो मुख्य अवधारणा है वो देखिए। ये जो चैप्टर है हमें बताता है कि भारत के विभिन्न आदिवासी समुदायों का जीवन जो है जंगलों, पहाड़ों और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित था। आज भी आप देखते हैं आदिवासी समुदायों का जीवन कहाँ, किस में आधारित होता है? यही प्राकृतिक संसाधनों में। अंग्रेजों की नई नीतियों ने उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन कर दिए। वन कानून यानी फॉरेस्ट एक्ट जो आए, नई भूमि व्यवस्था, जो न्यू लैंड सिस्टम आया, यानी हमें कल पिछले वीडियो में पढ़ा था कि महालवाड़ी सिस्टम आया, रैयत वाली सिस्टम आया, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। स्थायी बंदोबस्त आया, महाजनों का शोषण जो हो रहा था
महाजनों मतलब महाजन दूसरे का, ग्रामीणों का, किसानों का जो शोषण कर रहे थे। तथा मिशनरियों की गतिविधियों ने, मिशनरी कौन, जो कि लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, उन लोग की गतिविधियों ने आदिवासियों के पारंपरिक जीवन को प्रभावित किया। आज भी आप जब नॉर्थ ईस्ट जाते हो ना, तो वहाँ देखना काफ़ी बड़ी संख्या में जो जनजातीय समाज है, देखना वो ईसाई धर्म में है। क्यों? क्योंकि जो ईसाई धर्म के लोग थे वो भारत आकर के उन्होंने धर्मांतरण किया है। उनको किसी न किसी चीज़ की मदद दिखा करके, किसी न किसी चीज़ की अलौकिक शक्तियाँ क्या वो दिखा करके, चमत्कार दिखा करके उनका माइंड ब्रेन वॉश किया, उनको लालच दिया और उनको उनका धर्मांतरण करवाया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? अनेक जनजातीय विद्रोह हुए, जिसमें बिरसा मुंडा जी का उलगुलान, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, उलगुलान सबसे महत्वपूर्ण था। ट्राइबल सोसाइटी होती क्या है? जनजातीय समाज क्या होता है? भारत में अनेक प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। बहुत से देशों में जनजातियां पाई जाती हैं। प्रत्येक जनजाति की जो भाषा है, संस्कृति है, रहन सहन है, उनका खान पान यानी भोजन है, उनका पहनावा है, क्या वो पहनते हैं, उनकी आजीविका, सब कुछ अलग अलग थी। सभी जनजातियों का जीवन प्रकृति से गहराई से जुड़ा था। जनजाति जो होती है ना, नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत गहरी रूप से जुड़ी होती है। जंगल उनके लिए केवल लकड़ी प्राप्त करने का ही स्थान नहीं था, बल्कि वो घर, भोजन, औषधि, आजीविका और धार्मिक आस्था का भी केंद्र था। वो जो नेचर को ही पूजते थे, नेचर से ही खाना प्राप्त करते थे, नेचर से ही दवाइयाँ यानी जड़ी बूटियाँ, है ना। तो उनका सारा जीवन इस प्रकृति पर ही निर्भर था। जनजातीय समाज में भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व की भावना बहुत कम थी। मतलब जनजातीय समाज ऐसी थी कि अगर ये खेत है तो ऐसा नहीं था कि ये खेत ए नाम के व्यक्ति का है, नहीं, उसमें व्यक्तिगत कुछ नहीं था। अधिकांश स्थानों पर भूमि सामुदायिक मानी जाती थी। मतलब ये जो भूमि थी ये ए नाम के पर्सन की नहीं है, बल्कि ये एक समुदाय की है, कम्युनिटी की है, और पूरे गांव या कबीले के लोग उसका उपयोग करते थे। यही कारण था कि भूमि को खरीदने और बेचने की परंपरा जनजातीय समाज में विकसित नहीं हुई थी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगला कह रहा है जनजातीय समाज के जीवन यापन के विभिन्न तरीके, कैसे कैसे वो जीवन यापन करते थे। एनसीईआरटी के ही अनुसार इसी चैप्टर का हमने पढ़ा है, कुछ अलग से फैक्ट नहीं लाया। सभी आदिवासी एक जैसे जीवन नहीं जीते थे, यानी कि जितने भी आदिवासी समाज के लोग थे, ऐसा नहीं कि सभी एक ही तरह से जीवन जीते थे। जैसी जैसी भौगोलिक परिस्थितियाँ होती थी, उसी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार उनका जीवन भी अलग अलग था, जीवन जीने का तरीका अलग अलग था। मुख्य रूप से 4 प्रकार के जीवन यापन के तरीके प्रचलन थे। कौन कौन से? एक वो जनजातीय समाज था जो कि झूम खेती करता था। झूम खेती क्या है हमने पढ़ा था, अभी फिर से पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। एक वो जनजातीय समाज था जो शिकार पर निर्भर करता था और संग्रह करता था, मतलब शिकार करता था और उसका संग्रह करता था, कलेक्ट करता था उन चीज़ों को। एक वो जनजातीय समाज था जो पशुपालक था, पशुओं को पालता था। एक वो जनजातीय समाज था जो स्थायी खेती करता था, मतलब किसी भी जगह पर स्थायी रूप से रहता था, निवास करता था स्थायी परमानेंट रूप से, और परमानेंट रहने के बाद वहाँ के खेतों में खेती करता था। बात समझ में आई? तो ये 4 प्रकार के उनके जीवन यापन के तरीके थे। झूम खेती क्या होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। जो झूम खेती होती है यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, इसमें नाम से ही देखिए क्या लिखा, शिफ्टिंग, यानी शिफ्ट करते रहते थे। कैसे? आदिवासी समाज की प्राचीन पद्धतियों में से एक थी, इसे स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। इस पद्धति में किसान किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से खेती नहीं करते हैं। मतलब अगर यहाँ पर खेत है और यहाँ पर इस ज़मीन है, इसमें बड़े बड़े पेड़ हैं, ठीक, जंगल है, ये लोग क्या करते थे, इस जंगल को काट देते थे, इस ज़मीन को खाली करते थे, इसमें आग लगा देते थे झाड़ियों में बची हुई, इसमें खेती करते थे। तब तक खेती करते थे जब तक ये उपजाऊ है, इसके बाद इसको छोड़ जाते थे, आगे की भूमि का जंगल काटते थे, यहाँ खेती करते थे, इसके बाद आगे जाते थे, ऐसे शिफ्ट करते रहते थे। ठीक है, तो ये होती थी झूम खेती। सबसे पहले जंगल के एक छोटे भाग को साफ किया जाता था, इसके बाद सूखी झाड़ियों और पेड़ों को काट कर जला दिया जाता था। जलने के बाद जो उसकी राख बचती थी वो प्राकृतिक खाद के रूप में कार्य करती थी। वर्षा होने पर उसी भूमि में बीज बो दिए जाते थे। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये भूमि है, इसमें है जंगल, इस जंगल को काटा और काटने के बाद आग लगा दी, जो राख बची वो प्राकृतिक खाद के रूप में काम आया। ठीक है, फिर इसमें जब बारिश हुई
इसमें क्या हुई, इसमें जब बारिश हुई तो इसमें सीड्स डाल दिए, बीज डाल दिए, और इसके बाद क्या करते थे, उसमें खेती करते थे। 2 या 3 वर्षों तक खेती जब इसमें कर लेते थे तो उसके बाद जब भूमि की उर्वरता कम होने लगती थी तब किसान दूसरी जगह जाकर यही प्रक्रिया दोहराने लग जाता था। मतलब 2 से 3 साल इसी ज़मीन पर किया करते थे, और जब धीरे धीरे इसकी उर्वरक शक्ति यानी यहाँ पर उपज कम होने लगती थी तो वो लोग क्या करते थे, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे और वही सेम प्रक्रिया दोहराने लगते थे। पुरानी भूमि को कई सालों तक ऐसे ही खाली छोड़ दिया जाता था, जिससे क्या होता था, उसकी उर्वरता प्राकृतिक रूप से वापस आ जाती थी। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई तो दोबारा समझो, आ गई तो आगे बढ़ो। यह खेती पर्यावरण के अनुकूल मानी जाती थी क्योंकि इसमें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं होता था और भूमि को पुनः उपजाऊ बनाने का पर्याप्त समय भी मिल जाता था, क्योंकि वो लोग भाई छोड़ करके इसको आगे निकल जाते थे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कह रहा है झूम, आगे बता रहा है झूम खेती के स्थानीय नाम क्या है, लोकल लेवल में कहाँ कहाँ क्या क्या कहते थे। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन था इसको अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे मध्य प्रदेश में इसको कहते हैं बेवड़। क्या कहते हैं? बेवड़। ये शब्द याद रखिए, एग्ज़ाम में आते हैं, और जब एग्ज़ाम में आते हैं तब हमें फंसा जाते हैं। उड़ीसा में इसी को पोटू कहा गया, आंध्र प्रदेश में पोटू कहा गया, और जो नॉर्थ ईस्ट है इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको झूम खेती कहा गया। ठीक, मध्य प्रदेश में बेवड़, उड़ीसा में पोटू, आंध्र प्रदेश में पोटू, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको झूम कहते हैं। बात समझ में आई? आगे देखो, जंगल का भैया महत्व क्या है, आपको भी पता है जंगल का महत्व क्या है ना? आदिवासी समाज का जीवन जो होता था पूरी तरह से जंगल पर ही आधारित होता था। जंगल उन्हें केवल भोजन ही नहीं बल्कि अनेक प्रकार की आवश्यक वस्तुएं भी प्रदान करते थे। आज ही भैया जो जंगल होता है, क्या केवल भोजन देते हैं? क्या केवल लकड़ी ही देते हैं? नहीं भाई, बहुत सी ऐसी आवश्यक चीज़ें हैं जो हम जंगल से ही प्राप्त करते हैं। अब ये लोग क्या क्या जंगल से प्राप्त करते थे? जैसे महुआ। महुआ तो आप जानते ही होंगे, जिससे शराब भी बनती है, और इसका राबता तो सब अधिकतर लोगों से है ना। साल, ये वृक्ष का नाम है। शहद, शहद तो आपने खाया होगा ना, हनी। लाख, लाख यानी एक गोंद होती है, ठीक, जो बहुत ताकतवर मानी जाती है। बांस, बांस तो आप जानते ही होंगे, जड़ी बूटियां मिलती हैं, फल मिलता है, फूल मिलते हैं, लकड़ी मिलती हैं, पत्तियां मिलती हैं। भैया जंगल से क्या नहीं मिलता? नेचर हमें सब कुछ दे देता है। हम नेचर को क्या देते हैं? हम नेचर को देते हैं प्रदूषण, हम नेचर को देते हैं पॉलीथीन, हम नेचर को देते हैं कचरा, है ना। एक तरफ हम नदियों को बोलते हैं माँ, और दूसरी तरफ उसी नदी में पॉलीथीन समेत हम पूजन सामग्री फेंक देते हैं और बोलते हैं माई अपनी गोद में ले जाओ। चुनरी डाल देते हैं, साड़ी डाल देते हैं। अरे भैया, ये जो हमारी नदी है ये हमारी माँ इसलिए है क्योंकि हम सबकी प्यास बुझाती हैं, हम सबकी जीवन है। ये जीवन कैसे है? खेती भी होती है पानी से। पानी कहाँ से आ रहा? नदियों से। ये हमारा वाटर रिचार्ज कर रही हैं। इसमें हमने साड़ी डाल दी, कपड़े डाल दिए, चुनरी डाल दी, पॉलीथीन डाल दिए, पता नहीं न जाने क्या क्या चीज़ डाल दी, और ये सब जाकर के नीचे जम गई। पानी रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, बाढ़ आ रही है आसपास के इलाके में, हमारी नदियाँ गंदे हो रहे हैं, हम नाले मिलाने लग गए उसमें। जिस गंगा माँ को हम माँ बोलते थे उसी गंगा में देखो कितने नाले मिलने लग गए। यमुना जी में देखो काली पड़ गई माँ यमुना, है ना। अब उनमें राजनीति खेली जाती है। तो हमने जो प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया, हमने उस प्रकृति को क्या दिया? उस प्रकृति का नाश यानी विनाश पर तुले आए। जंगल काटने लग गए, पहाड़ काटने लग गए, नदियाँ दूषित करने लग गए। प्रकृति का कुछ नहीं जाना है, प्रकृति जैसी है वैसी ही है। आने वाले समय में हम लोगों को ही अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। अभी देखा अमरनाथ, बाबा अमरनाथ जी 5 दिन के अंदर विलुप्त हो गए, पिघल गए। क्यों पिघल गए? भाई क्लाइमेट चेंज हम लोग दोषी हैं। इतना हीटनेस कर रहे हैं, वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहाँ पर 10,000 लोगों की अगर एक लिमिट है तो वहाँ 25 हज़ार लोग वहाँ गुफा में लगाए जा रहे हैं। उनकी इतनी हीट हो गई, सांस ले रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, हीट, हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हीट कहाँ जाएगी? विलुप्त हो गए। कर लो दर्शन। तो ये प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया, लेकिन प्रकृति को हमने क्या दिया? केवल विनाश दिया। अभी भी मान जाओ यार, महुआ के फूलों का उपयोग भोजन और पेय पदार्थ बनाने में किया जाता था।
जो साल वृक्ष का नाम था, साल की जो लकड़ी होती थी वो भवन निर्माण और अन्य उपयोगी वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त होती थी। बांस की टोकरी, चटाई, घरेलू सामान इससे बनाए जाते थे। जड़ी बूटियां औषधि के रूप में भी प्रयोग किए जाते थे। जड़ी बूटियां क्या है कि आज भी भैया जड़ी बूटी इसीलिए प्रयोग करते हो ना दवा के रूप में, पहले भी यही था। इस प्रकार जो जंगल था आदिवासी समाज की अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का बेस था, आधार था। झूम खेती की विशेषताएं क्या क्या थी? भूमि का स्थायी उपयोग नहीं किया जाता था, वो लोग शिफ्ट करते रहते थे। जो खेती थी वर्षा पर निर्भर थी। बताया था ना कि खेत को जलाया, उसके राख वहीं छोड़ दी, जब बारिश होती थी तब वो लोग बीज बोते थे, तो वो वर्षा पर निर्भर थी। रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं होता था, वो लोग खेत को ऐसे ही छोड़ देते थे 2-3 साल तक, और जब तक वो उसकी जो उर्वरकता है, जब तक वो वापस से उसकी उर्वरकता वापस नहीं आ जाती, जब तक वो वापस से मजबूत नहीं हो जाता खेत, तब तक वो वापस नहीं आते थे। भूमि की जो उर्वरता है, उर्वरक तो दूसरी चीज़ होती है भाई, माफ़ कीजिए, उर्वरता है ना, प्राकृतिक रूप से बनी रहती थी। जंगल और पर्यावरण के साथ संतुलन बना रहता था। यानी जंगल और पर्यावरण क्यों? क्योंकि भाई रासायनिक कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं की जा रही है, सारी चीज़ प्राकृतिक है, नेचुरल है। सामुदायिक श्रम का विशेष महत्व होता था, यानी एक कम्युनिटी बनती थी और वो सभी लोग उस खेत पर श्रम करते थे। झूम खेती के लाभ क्या क्या हुए? मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बनी रही, रासायनिक प्रदूषण नहीं हुआ, जंगलों के संसाधनों का संतुलित उपयोग होता था। छोटे समुदायों के लिए यह उपयुक्त कृषि प्रणाली थी। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी थी झूम खेती की। क्या सीमाएं थी? जनसंख्या बढ़ रही थी और जनसंख्या बढ़ने के कारण पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। अब लोग ज़्यादा हो गए, ज़मीन हो गई कम। अंग्रेजी शासन ने इसे अवैज्ञानिक मानकर हतोत्साहित किया। अंग्रेजी शासन ने क्या कहा कि ये जो कर रहे हो ना, बार बार जंगल काट रहे हो, आगे जा रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, ये साइंटिफिक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो उसको उन्होंने हतोत्साहित किया। वन कानून, जो फॉरेस्ट एक्ट आ रहे थे वो जब लागू हो गया तो उसके बाद इस खेती पर अनेक प्रतिबंध लगने शुरू हो गए थे। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें याद रखना है, जैसे आदिवासी क्या होता है? भारत के मूल निवासी जनजातीय समुदाय जो होते हैं वो आदिवासी कहलाते हैं। आदिवासी, आदि का मतलब पुराना, वासी मतलब जो वास कर रहे हैं, जो बहुत प्राचीन समय से भारत में वास कर रहे हैं। झूम खेती क्या है? स्थान बदल बदल कर की जाने वाली जो कृषि पद्धति है। परती भूमि क्या होती है? ऐसी भूमि होती है जिसे कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाए ताकि उसकी उर्वरता पुनः लौट आती है। बेवड़ क्या है? हमने बताया था कि मध्य प्रदेश में झूम खेती का स्थानीय नाम है। अच्छा बताइए, एक क्वेश्चन आपके लिए, आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं? अभी हमने ऊपर भी बताया है कि आंध्र प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं, बताइए। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आते हैं बिरसा मुंडा जी के बारे में। जो बिरसा मुंडा जी थे, इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 में। कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 में। वे मुंडा जनजाति से संबंधित थे। कार्य क्षेत्र कहा था छोटा नागपुर। छोटा नागपुर अभी तक अगर आपने गूगल नहीं किया तो जाइए गूगल करिए। उन्हें धरती आबा के नाम से भी सम्मानित किया गया है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए धरती आबा किसको कहते हैं, तो धरती आबा के नाम से किनको सम्मानित किया गया है? ये बिरसा मुंडा जी को सम्मानित किया गया है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था 1875 में, इसलिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। बात समझ में आई? जनजातीय समाज के जीवन यापन के अन्य तरीके तथा औपनिवेशिक शासन के प्रभाव। कह रहा है कि जनजातीय समाज कैसे कैसे जीवन जीता था और जो औपनिवेशिक शासन था, जो इंग्लैंड का शासन था भारत पर, उसका क्या प्रभाव पड़ा इन पर। शिकारी एवं संग्रहकर्ता, हंटर्स एंड गैदरर्स। ठीक, भारत के सभी आदिवासी समुदाय खेती नहीं करते थे। अनेक जनजातियां ऐसी थीं जो जंगलों से प्राप्त प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर रहती थीं। उन्हें कहते थे शिकारी एवं संग्रहकर्ता। यानी कह रहा है सभी जनजातियां खेती नहीं करती थीं। कुछ जनजातियां ऐसी भी थी कि शिकार पर निर्भर थी। शिकार करती थी, वो कलेक्ट करती थी चीज़ें, फिर शिकार करती थी, फिर कलेक्शन करती थी। इनका पूरा जीवन जंगल से ही जुड़ा हुआ था। जंगल उनके लिए भोजन, औषधि, ईंधन और आय का यानी इनकम का प्रमुख स्रोत था। वे जंगल से अनेक प्रकार की वस्तुएं एकत्र करते थे।
क्या क्या एकत्र करते थे हमने ऊपर आपको बताया भी है। जंगल से भैया आप क्या एकत्र करोगे? फल फूल, महुआ, साल के बीज, शहद, लाख, बांस, गोंद, जड़ी बूटियाँ, तेंदुपत्ता, लकड़ी। जंगल से ये सारी चीज़ें वो एकत्र करते थे। इन वस्तुओं का कुछ भाग वे स्वयं उपयोग करते थे और बाकी जो शेष बचता था वो आसपास के लोकल बाज़ारों में, स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे और उससे बेचने के बाद नमक, कपड़ा, तेल, लोहे के औजार ये सभी वहाँ से खरीद लेते थे, बाय कर लेते थे। इस प्रकार जंगल उनकी अर्थव्यवस्था की क्या बन गया था? रीढ़ बन गया था। किसकी अर्थव्यवस्था? जनजातियों की अर्थव्यवस्था की। जंगल की चीज़ों को मार्केट में बेचते थे, पैसा मिलता था, उस पैसे से लोहे के औजार हो गया, नमक हो गया, कपड़ा हो गया, तेल हो गया, ये सभी अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद लेते थे। जंगल का आर्थिक महत्व क्या था? अब आप भी समझते हो भैया जंगल केवल भोजन का स्रोत थोड़ी ना है, ये आय का भी स्रोत था, जैसा हम बता रहे हैं बार बार, है ना। लाख जो होता था, लाख का उपयोग क्या किया जाता? लाख का उपयोग चूड़ियाँ बनाने में, वर्निश और सजावटी वस्तुएं बनाने में होता था। आप लाख को गूगल में इसको भी सर्च करके देखो, इसमें बड़ी खूबसूरत चीज़ें आपको दिखाई देंगी। इसको अभी जाइए और इसको सर्च करिए, लाख इमेज या अबाउट, ये लाख के बारे में जो भी चीज़ है इसको देखिए, और जो इसकी डिज़ाइन देखोगे ना भाई, कितनी बेहतरीन इसकी चीज़ें बनती हैं। जो शहद होता है, अब शहद तो पता है आपको भोजन और औषधि दोनों के रूप में प्रयुक्त होता है। तेंदुपत्ता क्या है? तेंदुपत्ता का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। आप जो बीड़ी देखते हो ना, बहुत से लोग आपके घर परिवार आए या आसपास सोसाइटी में पीते होंगे। ये जो बीड़ी है, इसका जो पत्ता है, वो पत्ता किसका होता है? तेंदुपत्ता होता है, तेंदुपत्ता। इसीलिए तेंदुपत्ता का वो भी इनको जंगल से ही मिलता था। बांस, बांस से क्या बनाई जाती थी? टोकरी यानी डलिया बनाई जाती थी, जो आप बोलते हो ना, चटाई बनाई जाती थी, घर बनाए जाते थे, झोपड़ी वगैरह देखते हो, बांस का उसमें अच्छा खासा उपयोग होता है, और कृषि के उपकरण भी बनाए जाते थे। जंगल का धार्मिक महत्व भी था। जैसे आदिवासी समाज जो था, जंगल को केवल संसाधन ही नहीं मानता था, वे अनेक वृक्षों, पर्वतों, नदियों तथा प्राकृतिक स्थलों को पवित्र मानते थे। हम लोग भी जो हैं, जो अपने आप को मेन स्ट्रीम से जोड़ते हैं, आज भी हम लोग के समाज में, सोसाइटी में वृक्षों की पूजा होती है कि नहीं होती है? क्या हम पीपल की पूजा नहीं करते? हम पीपल की, बरगद की या नीम की, इन सब की जितने भी पेड़ पौधे हैं, तुलसी की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये सब हमारा कहीं ना कहीं कनेक्टेड एक संस्कृति का वो हिस्सा है। पर्वतों की पूजा करते हैं कि नहीं? आज भी हम कैलाश पर्वत को कितना पवित्र समझते हैं, है ना, कि उसमें शिव जी का वास है। ऐसे बहुत से पर्वत है जिसको पवित्र समझा जाता है। नदियाँ, गंगा माँ मानते हैं, सारी नदियों को हम माँ मानते हैं, पूजते हैं, आज भी पूजते हैं। और ऐसे ही कई प्राकृतिक स्थल हैं जिसको पवित्र मानते हैं, तो वो लोग भी इनको पवित्र मानते थे। उनके धार्मिक अनुष्ठान तथा पर्व त्यौहार भी जंगलों से जुड़े होते थे। इसी कारण जंगलों पर सरकारी नियंत्रण जब होने लग गया, तो उस सरकारी नियंत्रण ने उनके धार्मिक आस्थाओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित करना शुरू कर दिया था। अब तीसरा हमने बताया था कि 4 प्रकार की ये जनजाति, वो में 4 प्रकार का जीवन यापन होता था, तरीके होते थे। एक तो हो गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक हो गया कि वो दूसरे वो होते थे कि जो शिकार करते थे, संग्रहण करते थे। तीसरा ये हुआ कि कुछ लोग पशुपालक थे, यानी जानवरों को पालते थे। कुछ जनजातियां पशुपालन को ही अपनी मुख्य आजीविका मानती थी। वे मौसम के अनुसार अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। इस प्रकार जीवन को ऋतुजन्य स्थानांतरण कहा जाता था। प्रमुख पशुपालक समुदाय कौन से हैं? जैसे एक गुर्जर समुदाय देखा होगा, वन गुर्जर। आज भी मेला मूवी देखी है, उसमें है ना गुर्जर। तो ऐसे ही जो वन गुर्जर होते थे, उनका क्षेत्र क्या होता था? उत्तराखंड और हिमालय का तराई जो रीजन था। और ये जो तराई रीजन क्या होता है, हम देखते हैं कि भाबर, तराई, बांगर, खादर, इस तरह करके डिवीज़न किया जाता है ना। तो ये जो तराई रीजन था हिमालय का और उत्तराखंड है, यही इसी क्षेत्र में वन गुर्जर नाम की जनजातियाँ पाई जाती हैं। और इनका प्रमुख पशु होता था भैंस। ये भैंस पालते थे। वन गुर्जर वर्ष के विभिन्न मौसमों में अपने पशुओं को अलग अलग चारागाहों में ले जाते थे। एक जनजाति थी गद्दी।
इनका क्षेत्र था हिमाचल प्रदेश। आज भी इस जनजाति को आप हिमाचल प्रदेश में पाओगे। इनके मुख्य पशु कौन थे? ये भेड़ और बकरियां पालते थे। गर्मी का जब मौसम आता था तो ये ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते थे तथा सर्दी जब आती थी तो ये नीचे घाटियों में लौट आते थे। अगली जनजाति थी बकरवाल। ये सारी जनजातियां वो हैं जो पशुचारण करती थी, पशुपालन करते थी, मतलब पशुओं को पालती थी। ठीक है। अगली है बकरवाल जनजाति जो कि जम्मू कश्मीर पाई जाती है, आज भी पाई जाती है। इनका मुख्य पशु यानी ये भेड़ और बकरियां पालते हैं। इनका जीवन भी मौसम के अनुसार जगह ये अपने आप परिवर्तन करते रहते हैं। एक जनजाति ये है लबाडिया जनजाति जो कि आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, आज भी पाई जाती है। ये शुरू में बैलों द्वारा माल ढोने का कार्य करते थे, यानी बैलों को पालते थे और बैलों से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। बाद में अनेक लबाडिया समुदाय स्थायी खेती करने लग गए, परमानेंट रूप से खेती करने लग गए। पशुपालकों की विशेषताएं क्या थी? ये मौसम के अनुसार अपनी जगह बदल लेते थे। पशुधन ही इनके लिए मुख्य संपत्ति हुआ करती थी। आज भी देखना, जो लोग जानवर पालते हैं उनके लिए उनकी जानवर ही संपत्ति होती है, जानवर ही सब कुछ होता है। प्राकृतिक चारागाहों पर ये निर्भर रहते थे। जंगलों और घास के मैदानों का ये संरक्षण करते थे, इनको बचा के रखते थे, क्योंकि इनके भैया इनके जो ये इनका धन था पशुधन, उनके लिए मुख्य क्या था? घास के मैदान, जंगल, इसीलिए उनका संरक्षण भी किया करते थे। स्थायी खेती करने वाली कौन कौन सी जनजातियां थी? स्थायी खेती, ये चौथे प्रकार के वो जीवन यापन करने वाली जनजाति है। 4 प्रकार की जो बताया था, ये चौथी हैं जो स्थायी खेती करने वाली जनजातियां थी। भारत की अनेक जनजातियां स्थायी किसान भी थी। कौन कौन सी? मुंडा, संथाल और गोंड। मुंडा, अभी हमने बिरसा मुंडा जी के बारे में पढ़ा ना, बिरसा मुंडा जी के बारे में, तो यही मुंडा जनजाति, संथाल और गोंड, ये क्या था? ये परमानेंट रूप से बसती थी, स्थान परिवर्तन नहीं करती थी और एक जगह पे परमानेंट रूप से बसती थी तो परमानेंट ही खेती करती थी। ये अपने गांवों में स्थायी रूप से निवास करती थी तथा नियमित खेती करती थी। भूमि व्यवस्था क्या थी? इन जनजातियों में भूमि किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं हुआ करती थी। भूमि पर पूरे परिवार का या पूरे कबीले का सामूहिक अधिकार होता था। भूमि का वितरण समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता था। भूमि को खरीदने और बेचने की प्रथा बहुत कम थी। वो लोग भूमि को बेचते खरीदते नहीं थे। वो लोग जमीन पर कम्युनिटी यानी समुदाय बना करके खेती करते थे। कोई एक व्यक्तिगत रूप से किसी की जमीन नहीं हुआ करती थी। एक आती है खूंट कट्टी व्यवस्था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यवस्था है, खूंट कट्टी। इस शब्द को याद रखना, इसको नोट डाउन कर लो। खूंट कट्टी व्यवस्था क्या थी? मुंडा जनजाति की पारंपरिक भूमि व्यवस्था को खूंट कट्टी व्यवस्था कहते हैं। खूंट कट्टी व्यवस्था क्या है? जो मुंडा समुदाय था, मुंडा जनजाति थी, उसकी जो पारंपरिक भूमि व्यवस्था थी उसको खूंट कट्टी कहा जाता था। इस व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे वंश का भूमि पर अधिकार माना जाता था। खूंट कट्टी व्यवस्था क्या थी? मुंडा जनजाति की पारंपरिक भूमि व्यवस्था को खूंट कट्टी व्यवस्था कहा जाता था। इस व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे वंश का भूमि पर अधिकार माना जाता था। ठीक है। भूमि जो थी, जमीन जो थी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी समुदाय के पास रहती थी। ओके, तो खूंट कट्टी व्यवस्था क्या है भाई, बताइए। औपनिवेशिक शासन जब आया तो क्या हुआ? औपनिवेशिक शासन का आगमन 18वीं सदी खत्म होते होते, 18वीं सदी मतलब समझते हो ना, 1701 से 1799 का टाइम पीरियड क्या होता है? 18वीं सदी। और वो ख़त्म होते होते और 19वीं सदी में अंग्रेज़ों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लग गया था। उनका उद्देश्य क्या था? केवल शासन करना नहीं था बल्कि अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना था। पिछले हम 3 चैप्टर्स में पढ़ते आ रहे हैं कि अंग्रेज जब भारत में आए थे, शुरू में उनका उद्देश्य था केवल व्यापार करना, अपने व्यापार को बढ़ाना, मुनाफा कमाना। धीरे धीरे यहाँ की परिस्थितियाँ बदली और उनका उद्देश्य बदल करके राजनीतिक हो गया। आर्थिक तो था ही, अब राजनीतिक और प्रशासनिक भी हो गया था। इसी कारण उन्होंने भूमि को, जंगल को और प्राकृतिक संसाधन जो थे, नेचुरल रिसोर्सेज जो थे, उस पर कंट्रोल स्थापित करना शुरू कर दिया था। यही से आदिवासी समाज के जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने लग गए थे। आदिवासी मुखियाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन हुए? अंग्रेज़ों के आने के पहले आदिवासी मुखियाओं का समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। भूमि का वो वितरण करते थे,
विवादों का समाधान करते थे, समाज का नेतृत्व करते थे, परंपराओं की रक्षा भी करते थे। कौन? आदिवासियों के मुखिया। अंग्रेज जब आ गए, जब अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया, उसके बाद क्या हुआ? अब उनके यही अधिकार समाप्त होने लग गए। कौन से अधिकार? जो वो अभी तक भूमि का वितरण करना, विवादों का समाधान करना, समाज का नेतृत्व करना, परंपराओं की रक्षा करना, ये जो कार्य थे अब धीरे धीरे इनसे क्षीण होते गए। अब क्या हुआ? जो जमीन थी, भूमि थी, उस पर सरकार यानी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। जो टैक्स वसूली की एक नई व्यवस्था लागू हो गई। सरकारी अधिकारी और अधिक शक्तिशाली हो गए। हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, क्या पढ़ा था? रैयतवाड़ी सिस्टम आ गया था, महालवाड़ी सिस्टम आ गया था, और कौन सा आ गया था? स्थायी बंदोबस्त आया। ऐसे कर करके बहुत सारे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए सिस्टम्स आना शुरू हो गए थे। पारंपरिक प्रशासन जो था, अभी तक जो जनजातीय समाज का प्रशासन था, वो कमज़ोर पड़ने लग गया था। ये जो परिवर्तन हुए, इस सभी परिवर्तन से जो आदिवासी समाज था, इसकी सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होने लग गई थी। लगान व्यवस्था आ गई। क्या है लगान व्यवस्था? अंग्रेजों ने भूमि का सर्वेक्षण कराया और सर्वेक्षण करा करके नियमित रेगुलर बेसिस पे लगान निर्धारित कर दिया। ठीक है। अब किसानों को नगद कर देना पड़ता था, नगद टैक्स देना पड़ता था। पहले आदिवासी समाज में नगद अर्थव्यवस्था विकसित ही नहीं थी, देख रहे हो। लेकिन अब उनको क्या हो गया? नगद कर देना पड़ रहा है, नगद टैक्स देना पड़ रहा है। इस कारण उन्हें महाजनों से कर्ज लेना पड़ा। अब भाई जो लोकल लेवल पर मनी लेंडर है, महाजन है, जिसके पास खूब पैसा है, अब बेचारे ये जो आदिवासी समाज के लोग इनके पास गए कि भाई हमें कर्ज दो, क्योंकि हमें नगद रूप से इनका पैसा चुकाना है, कैश देना है। तो महाजन दे तो देता था, लेकिन अच्छा खासा ब्याज वसूलता था। अब ये लोग धीरे धीरे ट्रैप में फंसना शुरू हो गए। इनका शोषण होना शुरू हो गया, आदिवासियों का, जनजातियों का, जितनी भी जनजातियाँ थीं। ठीक। औपनिवेशिक शासन के प्रभाव क्या क्या पड़े? अंग्रेजों की जब नीति आई तो उससे पारंपरिक भूमि की व्यवस्था कमज़ोर होना शुरू हो गई। सामुदायिक स्वामित्व समाप्त होने लगा। अभी तक जो एक भूमि पर ये लोग एक कम्युनिटी बना करके शासन इसमें खेती करते थे, अब ये सिस्टम इनका समाप्त होने लग गया था। आदिवासी जो मुखिया थे, इनके अधिकार कम हो गए। अब वो विवादों का निपटारा नहीं कर सकते थे, अपनी परंपरा का संरक्षण नहीं कर सकते थे। ऐसे जो भी कार्य थे अब वो नहीं कर पा रहे थे। जंगलों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित हो गया। नगद अर्थव्यवस्था लागू हो गई, यानी कि अब इनको जो टैक्स भी था नगद में देना पड़ रहा था। महाजनों और व्यापारियों का प्रभाव बढ़ने लग गया। क्यों बढ़ने लग गया? अब महाजनों के ही तो प्रभाव में ये आने लग गया। बेचारे आदिवासी पैसे कहाँ से ला रहे थे, कर्जे कैसे चुका रहे थे, इनसे ले करके, और वो एक ट्रैप में फंसना शुरू हो गए, जाल में फंसना शुरू हो गए। इनका शोषण होने लग गया, और जब शोषण हुआ तो इन पे असंतोष बढ़ने लग गया। यही जो परिस्थितियाँ थी, सर्कमस्टेंसेस थे, आगे चल करके विभिन्न आदिवासी विद्रोहों का आधार बनी। आदिवासियों में फिर इन्हीं चीज़ों को लेकर के धीरे धीरे विद्रोह करना शुरू कर दिया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, चलो आगे आते हैं। कह रहा है कि वनों पर अंग्रेजों का नियंत्रण। जैसे जैसे अंग्रेजी शासन भारत में मजबूत होता गया, वैसे वैसे जंगलों का महत्व उनके लिए बढ़ता चला गया। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि भारत के जंगल केवल पेड़ पौधों का समूह नहीं है, केवल जो जंगल है उसमें ऐसा नहीं कि केवल पेड़ पौधे ही हैं, बल्कि वे आर्थिक लाभ का बहुत बड़ा स्रोत हैं। ये कौन महसूस कर रहा है? अंग्रेज। इसलिए उन्होंने जंगलों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। किसने? अंग्रेजों ने। आदिवासी समाज सदियों से जंगलों को अपनी सामुदायिक संपत्ति मानता था। वे जंगल से लकड़ी, फल, फूल, शहद, लाख और जो जड़ी बूटियां हैं, ये सभी चीज़, पशुओं के लिए चारा तथा खेती के लिए भूमि, ये सब कुछ जंगल से प्राप्त करते थे। कौन? आदिवासी लोग। लेकिन अब क्या हुआ? अब अंग्रेज़ों ने इस पारंपरिक अधिकार को मान्यता नहीं दी। उन्होंने जंगलों को सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया। किसने घोषित कर दिया? अंग्रेज़ों ने। इस परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव आदिवासी समाज पर पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि भाई उनका जो भी आजीविका का साधन था, जीवन जीने का तरीका था, जीवन यापन के जो भी साधन थे, वो प्रकृति पर ही निर्भर था। संपूर्ण जीवन जंगल पर आधारित था। इसलिए आदिवासी समुदाय पर यह बहुत ही आघात लगा, उनको बहुत परेशान हुए।
अंग्रेजों को जंगलों की आवश्यकता क्यों थी? औद्योगिक क्रांति जब हुई इंग्लैंड में 1760 के आसपास, तो उद्योगों का, इंडस्ट्री का बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होने लगा। उद्योगों और रेलवे का विस्तार होने लग गया और बड़ी मात्रा में उसके लिए लकड़ी की आवश्यकता हुई। जब हम रेल देखते हैं तो जो रेल की पटरियाँ होती हैं उसमें भी देखते हैं ना, बीच में ऐसे 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 लकड़ियाँ लगी होती हैं। तो अब बड़ी मात्रा में लकड़ी की आवश्यकता होने लग गई। भारत के जंगल अंग्रेज़ों के लिए अत्यंत उपयोगी हो गए। उपयोगी क्यों हो गए? अब एक तरफ इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन हो गया, औद्योगिक क्रांति हो गई, उद्योग विकसित होने शुरू हो गया। तो भारत से अंग्रेज़ों ने क्या किया? रेलवे के स्लीपर बनाने के लिए, आज भी हम देखते हैं कि ट्रेन में बहुत सी चीज़ें, जब ट्रेन में जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें लकड़ी की ही मिलती हैं। तो वो सारी चीज़ बनाने के लिए मजबूत लकड़ी उनको चाहिए थी अंग्रेज़ों को। तो वो कहाँ से लिया? भारत के जंगलों से। जहाज जो बनाते थे, जहाज निर्माण में लकड़ी का उपयोग होता था, वो लकड़ी के लिए जंगल का उपयोग किया। सरकारी भवनों और पुलों को निर्माण के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। खदानों में लकड़ी का उपयोग किया जाता था। वन उत्पादों का निर्यात करके लाभ कमाया जाता था। बात समझ में आ गई? मतलब चाहे वो पुल हो, घर हो, रेलवे हो, उद्योग हो, सब चीज़ के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी। और लकड़ी कहाँ से लेके? भारत के जंगलों से। अंग्रेज़ों ने जंगलों को अपने आर्थिक हितों के अनुसार उपयोग करना शुरू कर दिया था। वो एक एक्ट लेकर के आए, फॉरेस्ट एक्ट, यानी भारतीय वन अधिनियम। वनों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेज़ों ने अनेक कानून बनाए। भारतीय वन अधिनियम बनाया 1865 में, यानी 1865 में। ये पहला प्रमुख कानून था। इसके माध्यम से सरकार ने जंगलों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। जो भारतीय वन अधिनियम है 1865 में आया, पहला वन कानून था ऐसा मेन प्रमुख रूप से। और इसके माध्यम से क्या हुआ? जो अंग्रेजी सरकार थी उसने जंगलों पर अपना आधिपत्य, अपना अधिकार जमाना शुरू किया था, स्थापित कर लिया था। फिर एक भारतीय वन अधिनियम 1878 में आता है। ये बहुत ही कठोर कानून था। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ कि जंगलों को 3 पार्ट में, 3 कैटेगरी में बांटा गया, 3 श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन सी? एक थी आरक्षित वन थे, यानी कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट थे। ये आरक्षित वन क्या थे? इन जंगलों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण था, पूर्ण रूप से सरकार के अधीन थे। कौन? ये जो पहले श्रेणी के थे आरक्षित वन, यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो थे। आदिवासियों को लकड़ी काटने का, शिकार करने का, पशु चराने का या झूम खेती करने का, ये किसी भी चीज़ की अनुमति ही नहीं मिली। ठीक, ये सर जंगल जो थे पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों के अधीन थे, अर्थात उनके अधिकांश पारंपरिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। किसके अधिकार समाप्त कर दिए गए? आदिवासियों के। दूसरे प्रकार के जंगल कौन बने? संरक्षित वन, यानी कि प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट थे। इन जंगलों में अधिकार तो मिले आदिवासियों को, लेकिन कुछ सीमित अधिकार दिए गए, परंतु सरकार जब चाहे उन्हें समाप्त कर सकती थी। मतलब इनको कुछ अधिकार तो दे दिए, लेकिन अब सरकार जब चाहे वो अधिकार वापस से समाप्त कर सकती है। तो दूसरे प्रकार के जंगल कौन हुए? सुरक्षित वन हुए। तीसरे थे ग्राम वन, यानी विलेज फॉरेस्ट। इसका उपयोग गांव के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता था, परंतु इन पर भी अंतिम अधिकार किसका था? सरकार का ही था। यानी सरकार चाहे तो ये अधिकार खत्म कर देंगी। वन कानूनों का आदिवासियों पर प्रभाव क्या पड़ा? क्या प्रभाव पड़ा वन कानूनों का आदिवासियों पर? प्रभाव, जो वन कानून थे इसके कारण आदिवासी समाज का जीवन पूरी तरह बदल गया। भाई, कल तक जिस वो जंगल को अपनी संपत्ति मानते थे, अब वो उनसे संपत्ति छिन गई। अब वो संपत्ति किसकी हो गई? अंग्रेजों की हो गई। भाई, किसकी हो गई? अंग्रेजों की हो गई। ठीक, सबसे पहले झूम खेती पर प्रतिबंध लगा दिया अंग्रेजों ने, और झूम खेती ही इनका आधार था। इसके बाद जंगल से लकड़ी, फल, शहद और अन्य वस्तुएं जो कलेक्ट करते थे, इस पर भी लिमिट लगा दी गई। पशुओं को जंगल में चराने पर रोक लगा दी गई। शिकार करना अपराध घोषित कर दिया गया। और हमने ऊपर भी देखा कि 4 तरीके की जो जीवन यापन पद्धतियां होती थी, उसमें एक कौन था? शिकार करना और कलेक्शन करना। और शिकार करना अपराध ही घोषित कर दिया गया कि भाई ये क्राइम है, नहीं कर सकते हो। इस प्रकार आदिवासियों की जो आजीविका के लगभग सभी पारंपरिक साधन प्रभावित होने लग गए। वन गांव क्या था? फॉरेस्ट विलेज। जंगलों पर अधिकार स्थापित करने के बाद अंग्रेजों को बड़ी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता पड़ गई। मजदूरों की आवश्यकता क्यों पड़ी?
क्योंकि उनको पेड़ कटवाना था। जो ऐसे मजदूरों की आवश्यकता पड़ी जो पेड़ काट सकें, सड़कें बना सकें, लकड़ी ढो सकें, वन विभाग के लिए कार्य कर सकें, ऐसे उनको मजदूर चाहिए थे। ठीक, इस उद्देश्य से उन्होंने वन गांव स्थापित करे, फॉरेस्ट विलेज। इन गांवों में आदिवासी परिवारों को बसाया गया और उनसे वन विभाग के लिए श्रम कराया गया, मेहनत करवाई गई, मजदूरी करवाई गई। बात समझ में आई? क्यों उन्होंने वन गांव बनाए थे? बदले में उन्हें थोड़ी सी भूमि खेती के लिए दे दी जाती थी कि भाई तुम मेरे लिए काम करो, हम तुम्हें ज़मीन दे देंगे, उसमें तुम अपनी खेती वेती कर लेना। वास्तव में ये गांव सरकारी नियंत्रण में रहने वाले श्रमिक बस्तियां थीं। मतलब ये वन गांव बनाया, यहाँ से मजदूर, यहाँ के मजदूर क्या करते थे, इनके लिए काम करते थे, जंगल वंगल काटते, सड़कें बनाते थे। बदले में यहाँ के मजदूरों को थोड़ी ज़मीन दे देते थे कि खेती करो। और ये गांव क्या था, सरकारी नियंत्रण में था। व्यापारियों और महाजनों का आगमन। अंग्रेजी शासन के साथ साथ व्यापारी और महाजन भी आदिवासी क्षेत्रों में अब पहुंचने लग गए थे। पहले आदिवासी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करते थे। मतलब पहले जो आदिवासी समाज था वो पैसे वैसे इनके लिए कुछ नहीं था, इसका उपयोग ही नहीं करते थे। वे लोग क्या करते थे कि भाई अगर मेरे पास गेहूं है और सामने वाले पर्सन के पास चावल है तो कहते थे एक काम करो, मुझे गेहूं की ज़रूरत है, तुम्हें गेहूं की ज़रूरत है, मुझे चावल की ज़रूरत है, तुम मुझसे गेहूं ले लो, मैं तुमसे चावल ले लेता हूं। तो ये लोग अदला बदली वाली चीज़ें करते थे, वस्तु विनिमय करते थे, पैसे का उपयोग नहीं करते थे। मतलब कि किसी भी प्रकार की जो भी करेंसी है उसका उपयोग नहीं करते थे। वे जंगल से प्राप्त वस्तुओं के बदले अपनी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करते थे। बात समझ में आई कि अगर ये एक आदिवासी हैं, इनके पास शहद है, तो और ये दूसरे लोग से इनको क्या करते थे, शहद की ज़रूरत है भैया ले लो, और अगर तुम्हारे पास गेहूं पड़ा हुआ है तो आप एक काम करो, गेहूं हमको दे दो, आप शहद खाओ, हम गेहूं खाएंगे, हमको ज़रूरत है। तो इस तरह से चीज़ें लगाते थे। और अब क्या हुआ, धीरे धीरे नगद अर्थव्यवस्था लागू हो गई। अब इनसे कहा गया था टैक्स दो भैया, वो भी नगद में दोगे टैक्स, लगान भी नगद में देना पड़ता था इनको। इस कारण से आदिवासियों को अब महाजनों के पास यानी मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था, पैसे लेने पड़ते थे, और वो मनी लेंडर्स अच्छा खासा ब्याज व्याज लगाते थे, और ये बड़े बेचारे परेशान हो गए। आदिवासी एक ट्रैप में फंस गए। महाजनों द्वारा इनका शोषण होने लग गया। महाजन अत्यधिक ब्याज पर ऋण देते थे, अच्छा खासा ब्याज वसूलते थे। यदि कोई आदिवासी समय पर पैसे नहीं चुका पा रहा है तो उनके साथ क्या होता था, उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी, उनकी फसल जब्त कर ली जाती थी कि अब ये जो फसल तुमने उपजाई है ना, अब ये फसल मेरी हो गई। उससे बेगार कराई जाती थी, यानी मुफ्त में मजदूरी करवाई जाती थी। धीरे धीरे जो आदिवासी थे अब वो भूमिहीन होने लग गए थे। भूमिहीन क्यों होने लग गए थे, अब वो जो ऋण था चुका नहीं पा रहे थे। तो ये जो मनी लेंडर था क्या करता था कि इसकी जो खेत है वो हड़प कर लेता था। तो अब वो जब खेत हड़प कर लिया तो ये बेचारे बिना खेत के हो गए। व्यापारियों द्वारा शोषण होना शुरू हो गया था। व्यापारी आदिवासियों से जंगल की उपज बहुत कम कीमत पर खरीद लेते थे। जो जंगल से लाते थे ये लाख, शहद, महुआ, तेंदुपत्ता, साल के बीज, इन सभी चीज़ को व्यापारी क्या करते थे, इनको मैनिपुलेट करते थे, आदिवासियों को समझाते थे, और इन सारी चीज़ों को बहुत सस्ते दाम में ले लेते थे। इन वस्तुओं को व्यापारी शहरों में कई गुना अधिक कीमत पर बेचते थे। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल कि 5 रुपये में शहद इनसे ले लिया बहला फुसला करके, और यही 5 रुपये का शहद जब वहाँ गए, मंडी पर गए, बाजार पर गए, तो यही 5 रुपये का शहद वो 50 रुपये बेच रहे हैं। अच्छा खासा दाम कमा रहे हैं। जिसने मेहनत करी वो तो 5 रुपये पाया, और जिसने केवल इनको समझाया या इनसे मैनिपुलेट किया, इनका ब्रेन वॉश किया, वो अच्छा खासा यानी 45 रुपये का लाभ लेकर चला गया। तो ये करते थे ये लोग। ऐसे क्या हुआ कि आदिवासियों को उनके मेहनत का, श्रम का उचित मूल्य नहीं मिल सका। काम की तलाश में पलायन होने लग गया। अब जब उनकी भूमि छिन गई, मनी लेंडर्स उनकी भूमि हड़प करके बैठ गए, तो और जंगलों पर प्रतिबंध लग गया और महाजनों का कर्ज बढ़ गया। तब अनेक आदिवासियों के सामने जीविका का संकट उत्पन्न हो गया कि भैया अब कमाएंगे खाएंगे क्या, क्या करें। अब वो रोजगार की तलाश में अपने गांव छोड़ने लग गए, बाहर जाने लग गए, मजदूर बन गए। वो अभी तक वो अपने जो स्थानीय मालिक के तौर पर रह रहते हैं, वो बेचारे क्या बन गए, सब मजदूर बन गए, क्योंकि उनकी जीविका की सारी चीज़ें, जंगल, ज़मीन, सब कुछ छीन लिया गया। वे विभिन्न स्थानों पर मजदूरी करने लग गए। कहाँ मजदूरी करने लग गए, जैसे असम के चाय बागानों पर, बंगाल के जूट उद्योग पर,
झरिया और रानीगंज में जो कोयला की खदानें बनी, उन पर रेलवे बनाने में, रेलवे के निर्माण कार्य में, कारखानों में, इन सब पर बेचारे वो लोग, आदिवासी समाज के लोग मजदूरी करने लगे। बात समझ में आई? इनकी ज़मीनें छिन गई, इन पर कर्ज का बोझ बढ़ गया, जंगल छिन गए, तो इन्होंने, ये बेचारे लेबर बनकर रह गए, दूसरी जगह कार्य करने लग गए। मजदूरों की स्थिति, इन स्थानों पर आदिवासी मजदूरों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हुआ करती थी। क्यों दयनीय होती थी? क्योंकि उनको कम पैसे मिलते थे, मजदूरी उनको कम मिलती थी और मेहनत उनसे अच्छी खासी ले ली जाती थी। रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, ठेकेदार उनका शोषण किया करते थे, यानी रहना खाना सब कुछ उनको अच्छा नहीं दिया जा रहा था, पैसे भी कम दिए जा रहे थे। जो ठेकेदार हुआ करता था वो भी उनका शोषण करता था, वो भी उनको परेशान करता था। अनेक मजदूर वर्षों तक, बहुत सालों तक अपने गांव वापस ही नहीं लौट पाए। आज भी देखते हैं ना, हमारे गांव भर के बहुत से भाई लोग होते हैं, क्या करते हैं, उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन जब खेती बाती सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो वो बेचारे जाते हैं दूसरे स्टेट में कमाने के लिए। लेकिन वहाँ पर जिनकी फैक्ट्रीज़ हैं, जो वहाँ पर ठेकेदार हैं, जो वहाँ पर काम देख रहा है, वो इतना परेशान, उनको मजदूरी कम मिलती है, परेशान होते हैं, गाली गलौज सहते हैं, सब कुछ सहते हैं। इसी तरह का कुछ आदिवासियों ने भी सहा कि सब कुछ छोड़ के गए, फिर भी वो परेशान ही होते रहे। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण, जब अंग्रेज़ इतनी सारी पॉलिसीज़ ले आए, फॉरेस्ट एक्ट ले आए, लगान लगाना शुरू कर दिया, बहुत सारी चीज़ें कर दी, जंगलों को 3 श्रेणियों में बांट दिया, तो अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण अब जंगलों पर जो पारंपरिक अधिकार ये समझते थे आदिवासी, ये उनके पारंपरिक अधिकार समाप्त हो गए। झूम खेती नहीं कर पा रहे थे अब झूम खेती पर, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कह दिया था झूम खेती साइंटिफिक नहीं है। महाजन लोग इनका शोषण करने लग गए थे। आदिवासी अब क्या था, भूमिहीन होने लग गए थे, इनका पलायन बढ़ने लग गया था, गरीबी बढ़ने लग गई थी। और ये सब जब होता है किसी भी समाज में, जब गरीबी बढ़ती है तो असंतोष बढ़ता है। ये एक ट्रैप भी होता है, चक्र होता है एक्चुअली। अब जब गरीबी बढ़ने लग गई तो उनके बीच क्या हुआ, असंतोष बढ़ने लग गया, और ये ना एक चक्र के रूप में भी कार्य करता है। जब आज भी देखना, समाज में जब गरीबी बढ़ेगी तो लोगों के बीच असंतोष बढ़ेगा। असंतोष क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अब वो भाई खाना खर्चा उनका पूरा नहीं हो पा रहा है, वो इरिटेट हो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, वो अपनी समस्याओं से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। और जब कोई भी पर्सन होता है, ग्रसित होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो क्राइम करने लग जाता है, क्राइम की दुनिया में उतर जाता है, और देखते देखते वो जैसे आतंकवादी बन जाता है, वो किसी भी बड़े आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाता है ना। तो ये एक चक्र की तरह हो जाता है। तो ये, और इसीलिए हमारे समाज में ये गरीबी को ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है। गरीबी कैसे भी ख़त्म करो भाई, हम सभी का भी एक दायित्व होना चाहिए कि हम गरीबों की मदद भी करें, गरीबों की हेल्प करें, ताकि वो इस ट्रैप से ऊपर आएँ। लेकिन हमारे यहाँ भ्रष्टाचार आज भी देखते हो समाज में इतना बढ़ चुका है कि गरीबों के लिए जो योजनाएं आती हैं वो बड़े बड़े अफसर ही खा के बैठ जाते हैं, और गरीबों तक, जो गरीबों के लिए है, वो बेचारे गरीब ही बन जाते हैं, गरीब गुलाम ही बनकर रह जाते हैं, बाकी लोग सब उनकी मलाई खा जाते हैं। ठीक, बाकी जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं वो तो आप जानते ही होंगे। वन अधिनियम क्या है, वन गांव क्या थे जो वन विभाग के कार्यों के लिए बसाए गए थे, महाजन कौन होते थे जो ऊंचे ब्याज पर ऋण देते थे, बेगार क्या थी, बिना मजदूरी के कराई जाने वाला श्रम, पलायन क्या होता है, पलायन तो आपको पता ही होगा कि रोजगार के लिए जो एक स्थान को छोड़ करके बाहर जाते हैं। 18 कुछ डेट याद कर लो, 1865 में यानी 1865 में पहला वन अधिनियम आया था। 1878 में वनों का वर्गीकरण किया गया था, हमने बताया था, आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्राम वन बनाए गए थे। तीन तरह के गांव बनाए गए थे। आरक्षित वन में किसी भी प्रकार की एक्टिविटी मंजूर ही नहीं थी, है ना, नहीं करने देते थे अंग्रेज़। क्यों नहीं करने देते थे? वो कहते थे कि ये जो है ये पूरी तरह से हमारे लिए आरक्षित है, आप या आदिवासी समूह इसमें कोई भी गतिविधि नहीं कर सकता। जंगलों पर नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ और संसाधनों का दोहन था। महाजनों और व्यापारियों के शोषण ने आदिवासी विद्रोहों को जन्म दिया। ठीक है, आगे आते हैं, आगे क्या कह रहा है। जो चाय बागान थे और खदान थे, उन पर काम करने वाले अधिकांश आदिवासी क्या थे, बहुत ही अत्यंत ही गरीबी कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहे थे। ठीक, अब हम पढ़ते हैं जो बिरसा मुंडा जी थे और जो उनका उल गुलान था यानी महाविद्रोह था, ये क्या था। बिरसा मुंडा जी का उदय के बारे में एक बार देखते हैं कि उनका उदय कैसे हुआ, आए कैसे वो। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तक
छोटा नागपुर के आदिवासी समाज की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। अंग्रेजी शासन की भूमि व्यवस्था, वन कानून, महाजनों की जो शोषण, महाजन जो शोषण कर रहे थे, और जमींदार के अत्याचार उनके पारंपरिक जीवन को संकट में डाल रहे थे। ऐसे समय में मुंडा जो जनजाति थे उसके एक नेता उभर कर गए थे जिनका नाम था बिरसा मुंडा, जिसके बारे में अभी तक हमने ऊपर बताया भी है। और उनको लोग अलौकिक मतलब कि बहुत ही चमत्कारिक पुरुष के रूप में देखते थे। धार्मिक गुरु, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता, ये तीनों के गुण थे उनमें, बिरसा मुंडा जी में। बहुत लोग उनके अनुयायी बन गए। वो अक्सर सिखाते थे कि हमें हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा धर्म का संरक्षण हमें खुद करना होगा। कहते थे अंग्रेज़ों का ही केवल विरोध करना हमारा मेन उद्देश्य नहीं है, बल्कि हमें सम्मान मिले, हमें स्वतंत्रता मिले, इसलिए हमें लड़ाई करनी है, इसलिए हमें लड़ना है। उनका जो प्रारंभिक जीवन हमने बताया था आपको, 15 नवंबर 1875 में वो जन्मे थे। छोटा नागपुर का एक क्षेत्र था उलीहातू गांव, वहाँ पर ये गांव याद रखना, माइंड में रखना, उलीहातू इसका नाम है। मुंडा जनजाति से संबंधित थे और उनका जो परिवार था बहुत ही साधारण किसान परिवार था। बचपन में उन्होंने अपने समाज की गरीबी, शोषण और कठिन जीवन को बहुत ही नज़दीक से देखा था, इसलिए उनके दिल में कहीं ना कहीं यह चोट थी, घाव थी कि हमें अपने समाज को इन सब चीज़ों से निकालना है। इन्हीं अनुभवों ने आगे चल करके उनके व्यक्तित्व को आकार देना शुरू कर दिया था। शिक्षा और धार्मिक प्रभाव की बात करें तो बिरसा मुंडा जी के कुछ समय तक मिशनरी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करी थी। मिशनरी विद्यालय यानी कि जो मिशनरी जो मिशन से आते हैं ना, कि जैसे कि ईसाई में कन्वर्ट करना है, बात समझ में आई। मिशनरियों के संपर्क में आने के कारण उन्हें ईसाई धर्म के सिद्धांतों को भी जाना, कि क्योंकि ये जो विद्यालय था ये ईसाइयों का था ना। अब इनके जब करीब गए तो पता लगा कि ईसाई धर्म के सिद्धांत क्या क्या हैं, लेकिन शीघ्र ही उन्हें ये अनुभव भी होने लग गया कि मिशनरी गतिविधियों के कारण आदिवासी अपनी पारंपरिक संस्कृति और धार्मिक पहचान से दूर होते जा रहे हैं। जब आप किसी दूसरे धर्म को अपनाओगे, दूसरी संस्कृति को अपनाओगे, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, इसको छोड़ना शुरू कर दोगे। और इसके बाद बिरसा मुंडा जी ने अपनी संस्कृति और जो परंपरा है इसका संरक्षण का मार्ग अपनाना शुरू कर दिया था। बात समझ में आई। उन्होंने लोगों से कहा था कि भाई अब अपनी संस्कृति का संरक्षण करो, अपना जो भी परंपरा है, अपनी वैल्यूज़ हैं, अपनी जो भी धर्म है, इन सारी चीज़ का संरक्षण करो, इसको बचाओ। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़नी शुरू करी, लोगों को समझाना शुरू किया। कई लोग इनके बातों को मानने में लग गए। लोगों से इन्होंने कहा कि अपनी परंपराओं का सम्मान करो, अंधविश्वास छोड़ो, स्वच्छ जीवन जियो, शराब का सेवन न करो, आपस में एकजुट रहो। इस प्रकार लोगों को समझाने का कार्य इन्होंने किया। बिरसा मुंडा जी के विचार क्या थे? बिरसा मुंडा जी का मानना था कि आदिवासियों की सबसे बड़ी शक्ति उनकी एकता है। यदि वे संगठित हो जाएं, एक हो जाएं, और अपनी जो बिखरे हुए हैं इन सभी को एक कर लें, तो किसी भी प्रकार के शोषण का सामना हम कर सकते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाया कि अंग्रेजी शासन स्थायी नहीं है, अंग्रेज ज़्यादा दिन तक रहेंगे नहीं, चिंता मत करो। अपने लोगों को विश्वास दिलाते थे, भरोसा देते थे, एक दिन आदिवासी अपने अधिकार पुनः प्राप्त कर लेंगे, यह विश्वास मानकर चलो। बिरसा मुंडा जी कहते थे, अपनी भूमि वापस प्राप्त करो, जंगलों पर अपना अधिकार स्थापित करो, अन्याय का विरोध करो, अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा करो, शोषकों के सामने कभी झुको मत। किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, अपना अधिकार लेकर के रहो, कैसे भी लो। अपनी संस्कृति की, धर्म की रक्षा करो, जंगलों पर अपना अधिकार वापस से प्राप्त करो। एक स्वर्ण युग की कल्पना करी। बिरसा मुंडा जी ने अपने अनुयायियों के यानी फॉलोवर्स के सामने एक ऐसे समाज की कल्पना करी जहाँ पर भूमि पर आदिवासियों का अधिकार होगा, जंगलों पर उनका पारंपरिक नियंत्रण होगा, किसी प्रकार का शोषण नहीं होगा, महाजन और जमींदार उनका अत्याचार नहीं करेंगे, लोग सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। और जब ऐसा जो समाज होगा वही समाज कहलाएगा स्वर्ण युग। बिरसा मुंडा जी ने आंदोलन भी किया। 1895 यानी 1895 के आसपास बिरसा मुंडा जी के विचार बहुत तेजी से फैलने लग गए थे। हजारों आदिवासी उनके फॉलोवर्स बन गए थे। अंग्रेजों को ये आंदोलन अपने शासन की चुनौती, अंग्रेजों को लग रहा था कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं बिरसा मुंडा जी, उनके अपने शासन के लिए एक चुनौती के रूप में था। इसी कारण 1895 में बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको लगभग 2 साल का कारावास यानी जेल दे दी जाती है। जब जेल से रिहाई होती है 1897 में यानी 1897 में,
तो उसके बाद बिरसा मुंडा जी ने फिर से पुनः अपने आंदोलन को संगठित करना शुरू कर दिया था। अब उनका उद्देश्य केवल धार्मिक सुधार नहीं था। अब वो ये नहीं कह रहे थे कि भाई अंधविश्वास छोड़ो, ये सब करो, बल्कि अब वो कह रहे थे कि अंग्रेजी शासन और ये जो शोषणकारी व्यवस्था है ना, इसका डायरेक्ट रूप से विरोध करना इन्होंने शुरू किया। अभी तक वो कह रहे थे अंग्रेज़ों से हमारा केवल अंग्रेज़ों को भगाना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि हमें धार्मिक रूप से उन्नति हमारी हो, जो हमारी परंपरा है, हमारा धर्म है, ये सभी चीज़ का संरक्षण हो, संस्कृति का संरक्षण हो। अब कह रहे हैं जब जेल से छूट के आए कि बहुत हो गया, अंग्रेज़ों का डायरेक्ट इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों से लगान न देने और अपनी भूमि वापस लेने का आह्वान किया। इन्होंने लोगों से कहा कि बहुत हो गया, तुम लगान ही मत दो, पैसे ही मत दो। उलगुलान किया यानी महाविद्रोह। 1899 में 1899 में बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में मुंडा जनजाति ने एक बहुत बड़े विद्रोह का आरंभ कर दिया। इस विद्रोह को कहा गया उलगुलान। आपसे कहा जाए उलगुलान क्या है तो याद रखिए, बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में उनके लीडरशिप में मुंडा जनजाति ने एक बहुत बड़ा विद्रोह किया था, जिसको कहा गया उलगुलान। उलगुलान का मतलब होता है महान कोलाहल या महाविद्रोह या महान हलचल। ठीक है, ये आंदोलन जो था केवल अंग्रेज़ों के ही विरुद्ध नहीं था, बल्कि उन सभी शक्तियों के विरुद्ध था जो आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। उन सभी के विरुद्ध ये उलगुलान था। इसमें शामिल थे कौन कौन इनका आदिवासियों को शोषण कर रहे थे? अंग्रेज अधिकारी, जमींदार, महाजन, ठेकेदार, व्यापारी, इन सभी के विरोध में इन्होंने क्या किया? उलगुलान किया, महान विद्रोह किया। आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? पहली बात, भूमि पर जो इनका अधिकार समाप्त हो गया था, अंग्रेज़ों ने भूमि छीन ली थी। जो वन कानून आ गया था, जिसके कारण जंगलों की जो चीज़ थी, प्रवेश करना, शिकार करना, लकड़ी काटना, झूम खेती करना, ये सभी प्रतिबंधित हो गया था। महाजन जो शोषण कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल रहे थे, भूमि छीन रहे थे, उनके विरोध में था। मिशनरियों का जो प्रभाव हो रहा था, यानी मिशनरियाँ जो लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर रही थी, जिससे संस्कृति और धार्मिक पहचान खतरे में आ रही थी, उसके विरोध में इन्होंने विद्रोह किया। अत्यधिक जो लगान लिया जा रहा था, उसके विरोध में इन्होंने उलगुलान किया, है ना। तो इन सभी चीज़ों के विरोध में इनका ये विद्रोह था। आंदोलन की घटनाएं क्या होती हैं? 1899 से 1900 के दौरान हज़ारों आदिवासी जो बिरसा के नेतृत्व में संगठित हुए। कह रहा है 1899 से 1900 के दौरान, 1899 से 1900 का जो टाइम पीरियड था, इस दौरान बहुत सारे आदिवासी जो थे बिरसा मुंडा जी के लीडरशिप में एक होना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने क्या किया? सरकारी कार्यालयों का विरोध किया, पुलिस चौकियों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, शोषण करने वाले जो जमींदार थे उनका विरोध किया, अंग्रेजी शासन को चुनौती दी। हालांकि अंग्रेजी जो सेना थी आधुनिक हथियारों से लैस थे। भाई अंग्रेज़ों के पास तो अच्छी अच्छी बंदूकें थी, अब आदिवासियों के पास, बेचारों के पास कहाँ से बंदूकें आएंगी? तो इन्होंने यह आधुनिक हथियारों से इनके विरोध को दबाना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में विद्रोह को दबा दिया गया। बिरसा मुंडा जी की गिरफ्तारी हो जाती है। 1900 में बिरसा मुंडा जी फिर से गिरफ्तार हो जाते हैं। अभी एक बार 1895 में होते हैं 2 साल के लिए, अब एक बार 1900 में फिर से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 9 जून को और 1900 को 9 जून 1900 को रांची जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। समझ गए? सरकारी अभिलेखों में मृत्यु का कारण क्या बताया गया है? हैजा बताया गया, यानी कॉलरा बताया गया है। किनके कॉलरा हो गया था भाई? लेकिन अनेक इतिहास मानते हैं कि उनकी मृत्यु जो है संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। मतलब उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया गया था जो सामने नहीं लाया गया, नहीं बताया गया लोगों को। मृत्यु के समय उनकी आयु जानते हैं कितनी थी? केवल 25 वर्ष। अब ये सब कितना बड़ा मोटिवेशन है कि 25 वर्ष का बालक, 25 वर्ष की जो अवस्था में जो व्यक्ति है, इतने बड़े बड़े कार्य कर जा रहा है कि जो हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक सीखने की चीज़ है, इंस्पायर होना चाहिए। भगत सिंह, बिरसा मुंडा जी, ये कितने महान व्यक्तित्व हैं हमारे समाज के। आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ? यद्यपि अंग्रेज़ों ने विद्रोह को दबा तो दिया, लेकिन इस आंदोलन ने सरकार को आदिवासी समस्याओं पर विचार करने के लिए विवश कर दिया कि हाँ भाई, आदिवासियों की समस्याएं तो हैं। सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि यदि आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा नहीं की गई तो भविष्य में भी ऐसे ही विद्रोह होते रहेंगे, इसलिए इनकी समस्याओं का निराकरण तो बहुत ज़रूरी है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लाया जाता है 1908 में। बिरसा मुंडा जी के जब आंदोलन हुआ उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने
छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू किया। इस अधिनियम में क्या क्या था? इस अधिनियम का उद्देश्य था आदिवासी भूमि की सुरक्षा करना, गैर आदिवासियों द्वारा जो भूमि खरीद पर नियंत्रण कर देना, यानी जो गैर आदिवासी हैं वो आदिवासियों की भूमियों को खरीद नहीं सकते हैं। पारंपरिक भूमि अधिकारों का संरक्षण करना, ये किस पर लाए? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो 1908 आया। ये अधिनियम आदिवासी भूमि संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। बिरसा मुंडा जी का ऐतिहासिक महत्व क्या है? अब ऐतिहासिक महत्व तो हम सभी जानते हैं, अभी हमने पढ़ भी लिया कि इन्होंने ऐसे जनजातीय नेताओं में से एक हैं बिरसा मुंडा जी, जिन्होंने आदिवासी अस्मिता को एक नई पहचान दिलाई, समाज सुधार के लिए एक अच्छा खासा आंदोलन किया, धार्मिक जागरण का संदेश दिया कि भाई अपने धर्म को पहचानो, अपने धर्म के लिए लड़ो, अंग्रेजी शासन को चुनौती दी, भूमि और जंगल के अधिकारों के लिए संघर्ष किया बिरसा मुंडा जी ने। और आज भी वे पूरे भारत में आदिवासी स्वाभिमान के प्रतीक माने जाते हैं, है ना। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? इनके जन्म दिवस पर, जब इनका जन्म हुआ था। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये देखो 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस इनके जन्म दिवस के ही अवसर पर मनाया जाता है। तो हमने ये वाला चैप्टर, कितना प्यारा कितना अच्छा चैप्टर था, और हम लोगों ने इंस्पायर भी होना चाहिए बिरसा मुंडा जी से। तो हमने ये वाला चैप्टर कर लिया है कंप्लीट, और 4 चैप्टर अच्छे खासे कंप्लीट हो गए हैं क्लास 8 का जो भी हिस्ट्री का है। तो अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे साथी, मेरे दोस्त, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने इस डिजिटल परिवार को और बड़ा करो। और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कोई बात हो, कोई सलाह मशविरा हो, कुछ बात कहना चाहते हो तो कमेंट करना। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी समयपत पीसीएस अकेडमी से नाम से चैनल है, वहाँ भी आइए, जुड़िए और अपनी बातों को रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ये एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आगे हम पूरी एनसीईआरटी हम अच्छे से पढ़ेंगे और ये सारे एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। एक बार पढ़ लो, बार बार के टंट्रम खत्म। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।